नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। चुनावी जरूरत और रणनीति के लिहाज से नेता ऐसे मुद्दों को उछालते नजर आते हैं जो सर्दी में भी गर्मी का सबब बन जाता है। अपनी राजनीति को धार देने के लिए सियासतदान कई बार तर्कश से ऐसे तीर निकालते हैं जिसकी चुभन विरोधियों को ही नहीं अपने लोगों को भी परेशान कर देती है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पर प्रतिबंध की स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग कुछ ऐसी ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के दौर में सपा में है, लेकिन इससे पहले भाजपा और बसपा में रहते हुए उन्होंने इसी शिद्दत से इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया था। जबकि रामचरितमानस की ये चौपाइयां सैकड़ों सालों से दोहराई जाती रही हैं। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के निशाने पर हैं। कई हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखे बयानों की बारिश हो रही है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या फिर जल्लाद? साफ है कि चुभने वाला ये सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है। आज बात तो चुभेगी में होगा। इस पूरी खबर का विश्लेषण आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सही है या गलत, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कुछ नेताओं ने उनके बयान को निजी बयान बताया तो कुछ ने इसकी आलोचना की है। तो कुछ नेता कह रहे हैं कि सपा नेताओं को भाजपा फंसाने की कोशिश कर रही है। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी खुद इस विवाद पर फिलहाल खुद ही पूर्ण विराम नहीं चाहती, क्योंकि बहस पिछड़ों के हक और सम्मान पर हो रही है। यही वजह है कि भाजपा को सीधे अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाने का मौका मिल गया कि सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। वो तत्व जो जाति और वर्ग विशेष का नाम लेकर के अपमानजनक टिप्पणियों से नवाजा गया है, उस पर तंजीम हुई है। काली बात बोली रामचरितमानस के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि इनका मुंह जो काला करे उसको 1 लाख रुपए का हम लोग पुरस्कार देंगे। चौपाई पर छिड़ी लड़ाई, जल्लाद और आतंकवाद पर आई। स्वामी के शैतान वाले पलटवार पर आर पार। इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे जो देव स्थान हैं, हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और उन आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का काम तत्कालीन सरकार ने किया, तो समाजवादी पार्टी का यही इतिहास है। नया बवाली बयान, आया सियासत में तूफान। उनका तो काम सठियाने वाला हो गया है और उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर न जनता ध्यान दे रही है, न कोई अन्य ध्यान दे रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे। तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है? अखिलेश की खामोश चाल, भाजपा का हल्ला बोल। और मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी से है कि वो उनकी पार्टी का ये अधिकृत विचार है या स्वामी जी का निजी विचार है, ये जरूर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। विरोध के मैदान में उतरे संत और महंत। स्वामी का जाति विशेष अटैक, अब क्या करेंगे अखिलेश? बात तो चुभेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवाद लगातार गर्मा रहा है, लेकिन वो खामोश नहीं है। हर रोज सपा के ये दिग्गज नेता कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे राजनीति का पारा चढ़ जाता है। उन्होंने आज ट्वीट पर जो कहा उसका सीधा मतलब है कि वो इसी तरह रार ठानते रहेंगे, भले ही विरोधी कुछ भी कहें।
वो अपनी बात से डिगने वाले नहीं। राजनीति की रणभूमि में तिल का ताड़ बनाने का हुनर न हो तो भला कैसी महारत। सियासी जंग के मैदान में अगर हर दिन माहौल गरमाने के शब्द बाण न हो तो फिर कैसी सियासत। अगर इसे समझना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति को समझना होगा। रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग पर सियासत में तूफान खड़ा करने वाले मौर्य चुप बैठने को अब भी तैयार नहीं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान के एक एक शब्द पर गौर फरमाइए, फिर बताएंगे कि चुभने वाले इस पलटवार का वास्ता आखिर किन बयानों से है। स्वामी ने ट्वीट किया, अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? समाजवादी पार्टी का मान लीजिए कि वो डूबता हुआ जहाज है, उसका अंत एकदम जनता ने करने का ठान लिया है। जो बची कुची ताकत थी वो 2022 में थोड़ी बहुत दिखाए थे, लेकिन 2024 में हम 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तब उनको यह भी पता चल जाएगा कि जनता गुंडई को नहीं स्वीकार करती। या तो वो अपना चरित्र और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे। अब ये जान लीजिए कि स्वामी के चुभने वाले बयान का कनेक्शन किन जुबानी हमलों से है। दरअसल रायबरेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका था और यहाँ पार्टी के नेता करण सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया था। इससे पहले आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में अर्थी जुलूस निकाला था। इस दौरान इस संगठन के जिलाध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया था। कोई भी साहसी व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस पे, पवित्र ग्रंथ पे उसने अभद्र टिप्पणी की है, तो उसकी जीभ को काटेगा और उसमें जूते लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। इसलिए इसमें इस तरह की भाषा का उपयोग करना पूर्ण रूप से अनुचित है और धर्माचार्यों, संत और महात्माओं के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो भी अनुचित है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी को अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया मुद्दा बना लिया है। अपने बयान में उन्होंने जिस तरह जाति विशेष शब्द का इस्तेमाल किया, उससे साफ है कि वे इस मामले को अगड़ा बनाम पिछड़े की राजनीति का नया मुद्दा बनाना चाहते हैं। उधर स्वामी के ताजा पलटवार पर भाजपा इसके लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रही है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तो अखिलेश यादव के कहने पर, अब चूंकि अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा। तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो, इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। तो स्वामी प्रसाद जैसे लोग जो केवल जो जाति का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों का अब राजनीति में कोई स्थान रहा नहीं। जनता ने बता भी दिया है, भविष्य में और भी समझ में आ जाएगा इनको। जब बात बिगड़ ही गई है तो भाजपा भी अब ज्यादा परवाह नहीं कर रही। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं। संघमित्रा ने अपने पिता के बयान को गलत मानने से साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से अब संघमित्रा भाजपा नेताओं के ही निशाने पर हैं। सवाल भी कोई और नहीं, योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि पार्टी की साथ खड़ी है या पिता के साथ खड़ी है। निर्णय लेना पड़ेगा। साल भर बचा है चुनाव का, उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को आगे करके अब ये जो लोग दगे कारतूस हैं ना, चूके हुए घोड़े हैं, मैं समझता हूं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। कैसे हम चर्चा में रहें? तो चर्चा में बने रहने के लिए आप सारी मर्यादाएं तोड़ देंगे। आप अपने गिरेबान में एक बार झांक के जरा देखिए। हम लोग तो बनारस से आते हैं। बात सियासी दायरे तक ही सिमटी नहीं रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधु संत भी आपे से बाहर दिखे। वजह है स्वामी की तरफ से संतों, महंतों और धर्माचार्यों पर किया गया तंज। आरोप करने वाले लोग
आरोप लगाने वाले लोग, मैं निवेदन करता हूं कि वो आरोप को लगाते ही रहें, क्योंकि आरोप लगाने वालों की दुकानदारी ही हुई है। इसलिए आरोप वाले लोगों को एक दिन स्वयं अपने दर्पण में झांकना पड़ता है कि आरोप मेरा सही था या गलत था। ये सनातन धर्म है। साफ है कि जिस वक्त भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को भुनाने में जोर शोर से लगी है, ठीक उसी वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर नया सियासी विमर्श खड़ा कर दिया है और वो अपनी बात पर लगातार कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की तो इस पर गरमाई सियासत अब तक थमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कल कहा था कि मुलायम को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस पर आज भाजपा की तरफ से चुभने वाला तंज हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा से तीखा सवाल किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सपा के समर्थन से केंद्र में 10 साल तक सरकार चलती रही, आखिर तब मुलायम को कोई सम्मान क्यों नहीं मिला? मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया और अब इसकी चर्चा 24 के चुनाव तक लगातार होती रहेगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा पक्षपात न किए जाने का हवाला देते हुए यादव वोटर पर डोरे डालेगी, तो सपा भारत रत्न की मांग उठाकर भाजपा के प्लान को फेल करने की कोशिश करेगी। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर चुभने वाला पलटवार किया। याद दिलाया कि जिस सरकार को वो 10 साल तक समर्थन देते रहे, उसने मुलायम के बारे में भला क्यों नहीं सोचा। श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है। यानी सम्मान पर घमासान अभी और तेज होगा, क्योंकि भाजपा भले मुलायम पर मुलायम रहने की लाख तस्वीरें दिखाए, लेकिन सपा इस बात को मानने के लिए तैयार कभी नहीं होगी कि मुलायम का कद भारत रत्न से कम है। डिंपल और शिवपाल ने जहां ये आवाज उठाई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद्म विभूषण को मुलायम के लिए उपहास तक बता डाला था। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल, पूरे देश की जनता की मांग है, किसानों की, नौजवानों की, जो उन्होंने जवानों के लिए भी काम किया है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के सामने पद्म विभूषण बहुत छोटा अवार्ड है। ये देख करके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व को छोटा किया जाने का प्रयास किया गया है। अगर भारत सरकार देना ही चाहती तो उनके कदकाठी व्यक्तित्व के अनुरूप उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। नेताजी किसके हैं, ये सवाल यूपी की सियासी जंग में कम से कम इस लोकसभा चुनाव में तो दिखाई ही देगा, क्योंकि सपा की पूरी कोशिश है कि भाजपा नेताजी के नाम को भुना न पाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग कर रहे, वो नादान किस्म के लोग हैं। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था। जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि। अब जब भारत रत्न की बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी बड़े नेता हैं, जाएं, प्रयास करें, केंद्र सरकार में पहुंचे, और जब भारत सरकार में उनका अपना दर्ज हो मामला, प्रधानमंत्री कभी बने, हमारी शुभकामनाएं, तब पिताजी को फिर सम्मान दोबारा दे दें। मुलायम जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, भाजपा के धुर विरोधी रहे। कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के विरोध से ही भाजपा यूपी में फली फूली, लेकिन अब भाजपा ने उसी मुलायम को लेकर अपना ट्रैक बदल लिया है। मुलायम सिंह जी का राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाज जीवन में बड़ा कद था उनका, और लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नेतृत्व किया, सरकार का भी नेतृत्व किया। तो हम सब के लिए अच्छा अनुभव है और सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन को अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं और केंद्र सरकार ने सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देने का ऐलान किया।
केंद्र सरकार का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी भनक अखिलेश यादव को भी नहीं रही होगी। यही वजह है कि अभी तक अखिलेश इस सम्मान पर कुछ बोलते नहीं दिखे हैं। उधर भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें मुलायम को पद्म विभूषण से नवाजने का फैसला रास नहीं आ रहा। ये तो सबकी अपनी अपनी सहमति का विषय है। वो अब उनको दिया गया है, किन कारणों से दिया है तो सरकार जाने। किसी को अच्छा लगा, किसी को खराब लगा। बिल्कुल ये तो आरोप सदा रहेगा कि वो राम भक्तों के हत्यारे हैं। समाजवादी पार्टी राम भक्तों की हत्यारी है। यानी भाजपा के भीतर ही एक तरफ से मुलायम को अयोध्या का विलेन बताया जा रहा, तो दूसरी तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने को लेकर फूल बरसाए जा रहे। मकसद साफ है कि भाजपा 24 में मुलायम के नाम को बुनाना चाहती है। जो कसक मैनपुरी में अधूरी रह गई उसे 1 साल बाद होने वाले चुनाव में पूरा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर चुनावी मोर्चाबंदी तेज हो गई है। विधान परिषद की इन 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। कल शाम इसके लिए प्रचार थम जाएगा। इससे पहले भाजपा ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग जिले में प्रचार को धार देते नजर आए। चुनावी मुहिम को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव भी कहीं से दूसरे चुनाव से अलग नहीं है। भाजपा का दावा है कि वो सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी, तो सपा के माने तो उसकी साइकिल रेस में सबसे आगे रहेगी। चुनाव भले ही विधान परिषद के 5 सीटों के हैं, लेकिन यूपी का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा हुआ है। 30 जनवरी को स्नातक और शिक्षक खंड की 5 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है। यानी चुनाव प्रचार के लिए वक्त काफी कम है और भाजपा इस बचे हुए कुछ घंटे में पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। बीजेपी की कोशिश ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 सीटों को जीता जाए। जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें भी ये 5 सीटें बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर थीं। क्यों? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 सीटों को जीतकर बीजेपी एक तो विपक्षियों पर दबाव बनाना चाहती है और साथ ही साथ ये मैसेज देना चाहती है कि प्रबुद्ध वर्ग में आज भी बीजेपी जो है वो सबसे पहली पसंद बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन के उरई पहुंचे। झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड की सीट को लेकर शिक्षकों के साथ बैठक की। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के पक्ष में प्रचार किया और समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज बता डाला। समाजवादी पार्टी तो 400 सीटें विधानसभा में जीत रही थी। उनके कहने में और उनके परिणाम में अंतर होता है। इस समाजवादी पार्टी की गुंडई, समाजवादी पार्टी की अराजकता, समाजवादी पार्टी का दंगा, समाजवादी पार्टी के जमीनों पर कब्जा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। इसलिए समाजवादी पार्टी का मान लीजिए वो डूबता हुआ जहाज है। या तो वो अपना चरित्र और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे तो सदन में रहेंगे, नहीं कांग्रेस की तरह वो अभी भी लुप्त हो जाएंगे। यानी तैयारी भले एमएलसी चुनाव की हो रही हो, लेकिन जमीन लोकसभा चुनाव की तैयार की जा रही। वैसे भी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, तब भी यही तय हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय और एमएलसी की 5 सीटों को किसी भी हाल में जीता जाए, क्योंकि अगर यहां भाजपा क्लीन स्वीप करती है तो लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। केशव ने कहा कि अखिलेश घबराहट में केशव चालीसा और मोदी चालीसा जप रहे हैं। समय बीजेपी में आना चाहते हैं, हम लोग ले नहीं रहे क्योंकि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, वैकेंसी नहीं है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन भारत बने हुए हैं, बेचैनी में हैं। उनके गुंडे, उनके अपराधियों, उनके माफियाओं के खिलाफ क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई से वो घबराए रहते हैं और दिन भर केशव चालीसा, भाजपा चालीसा, योगी चालीसा, मोदी चालीसा पढ़ते हैं। ये चुनाव स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीटों पर है। ऐसे में इस चुनाव में मैनेजमेंट की भूमिका अहम हो जाती है। वैसे तो सपा की नजर भी 5 सीटों पर है और पार्टी की तरफ से 5 सीटें जीतने का दावा भी हो रहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अगर सपा 1 सीट भी जीतने में कामयाब रही तो उसके हाथ विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी जरूर लग जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रशासन का दुरुपयोग हो सकता है उसका वो कर रही है। मुझे खबर मिली है डिप्टी सीएम ने इलाहाबाद और कानपुर स्नातक में कई ऐसे विद्यालयों में टीचरों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी है जहां पे वो लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जनता इस समय जो है
वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। देखिए, लगातार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में तमाम मानदंड जो तमाम तरफ से सेट किए थे उन्हें ध्वस्त किया है, और इस चुनाव में भी जो ये चला आ रहा है, किसी वो गुट का, किसी वो उसका वर्चस्व है, उसको भी इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कड़ी लगन मेहनत से योगी आदित्यनाथ, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में फिर से उसमें विजय पताका फहराने जा रहे हैं। और ये पहली बार ही नहीं, मुझे लगता है लगातार चुनाव दर चुनाव ने तमाम मानदंड तोड़े हैं और इस चुनाव में भी उन मानदंडों को तोड़ेंगे। सपा इस चुनाव में क्या कमाल दिखाएगी ये तो नतीजे की तारीख के दिन तय होगा, लेकिन नरेश उत्तम पटेल के सामने फिर एक बार परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हाल ही में उन्हें दोबारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। शिक्षकों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेन देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक वित्त विहीन शिक्षकों को 1 पैसा भी मानदेय देना शुरू नहीं किया है, जिससे शिक्षकों में बेहद निराशा और आक्रोश है। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित। यानी ये चुनाव यूपी में नया संदेश पैदा करेंगे। ये ऐसा संदेश होगा जो 24 की झलक भी दिखाएगा। वैसे भी सपा जब से मैनपुरी का उपचुनाव जीती है उसके हौसले बुलंद हैं। शिवपाल यादव केशव प्रसाद मौर्य को चैलेंज दे चुके हैं। देखिए, बड़ बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, काखा में आए, और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है, और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। मैनपुरी का नतीजा सपा के लिए कितना अहम है, ये सपा नेताओं के आत्मविश्वास से साफ झलकता है। फिलहाल निगाहें विधान परिषद चुनाव और उसके नतीजों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात कांग्रेस की। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की यूपी से लेकर उत्तराखंड तक में पार्टी ने अचानक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया। इस अभियान के दूसरे दिन भी पार्टी के नेता जोश में दिखे। गांव-गांव तक, हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश दिखी। पूरे देश में कांग्रेस इस अभियान के जरिए 10 लाख बूथों पर पहुंचना चाहती है। हर मतदाता तक पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी की चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। यूपी में जल्द प्रियंका गांधी वाड्रा इस अभियान को धार देने मैदान में उतर। कांग्रेस के तेवर बदले, कलेवर बदले हैं और पार्टी के भीतर का पूरा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। जो काम पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा था, वो काम राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा ने कर दिखाया। पार्टी के भीतर वो जान फूंक दी जिसकी दरकार लोकसभा चुनाव से पहले लगातार नजर आ रही थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर पहुंचकर खत्म होने वाली है, लेकिन यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने का नया रास्ता तैयार करना तेज कर दिया है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की चिट्ठी वाला संदेश पहुंचाया, भाजपा की नीतियों को लेकर विरोध जताया। जो 8 साल की भारतीय जुमला पार्टी, 8 साल में जो भारतीय जुमला पार्टी ने इस देश और प्रदेश की जनता को जो दिया है, एक समय था कांग्रेस का, उस समय गैस सिलेंडर जो है 460 का था। इन 8 सालों में कहाँ पहुँचा है? 1100 समथिंग। तो ये सारी चर्चाएं हम इस माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ो माध्यम से 2 महीने तक लगातार कांग्रेस इस अभियान को चलाने वाली है। जमीन पर मजबूती से इसे आगे बढ़ाने वाली है। इस रणनीति को भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार माना जा रहा है, लेकिन सवाल संगठन का है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास इतना बड़ा संगठन अब दिखाई नहीं देता जो पुराने समय में हुआ करता था। हालांकि यूपी में कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके उत्साह और जोश में कोई कमी नजर नहीं आती। जुमला पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस का फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, ये तो कांग्रेस के हिस्से में जाता है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें क्यों चिंता है? जब तक आदमी के दिमाग में ये चीज़ ना आ गई हो कि अब कांग्रेस हमको मिटा देगी, तब तक इनको दर्द होने की ज़रूरत नहीं थी। आज उनको दर्द इसीलिए हो रहा है।
इस चुनावी अभियान में कांग्रेस 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी, जिसमें से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँव को छुएगी। अब देखना यह होगा कि वो इन गाँवों को सिर्फ छूती है या फिर असर भी पैदा कर पाती है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में निकाल रही, जिसमें उत्तराखंड भी है। हरिद्वार में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में गंगा पूजन कर यात्रा का आगाज हुआ। हरिद्वार में इसी साल नगर निगम के चुनाव भी हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस तरीके से इकोनॉमी डाउन जा रही है, राष्ट्र की सीमाएं कमजोर हो रही हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो डेंट पहुंचा है, उसको जो नुकसान हुआ है, भारत में एकता की जो एक मिसाल दी जाती थी पूरे हर जाति धर्म के लोगों को, उसमें जो टूट हुई है उसको ठीक करने की नीयत से यात्रा निकाली जा रही है। और उद्देश्य यही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, जो उद्देश्य था, वो हर व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचे। निशाने पर केंद्र और प्रदेश की सरकार है और लक्ष्य चुनाव में उस जीत का जिसकी तलाश सालों से है। अब यात्राओं और अभियान की राह पर चल रही कांग्रेस जमीन पर कितनी मजबूत हो पाएगी, इसका ट्रेलर स्थानीय चुनावों से ही दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षाशाला सुर्खियों में रही। पीएम मोदी ने लगातार छठे साल छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को परीक्षा के डर पर विजय का गुरु मंत्र दिया, तो साथ ही शिक्षकों को भी नसीहतें दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे टीचर बच्चों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे उतना ही बेहतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई छात्र सवाल पूछता है तो इसकी वजह उसकी जिज्ञासा होती है और ऐसे में बच्चों को सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। इस साल करीब 38 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस कार्यक्रम के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना। जगह दिल्ली थी और मौका परीक्षा पे चर्चा का। एग्जाम से पहले पीएम सर की क्लास शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ परीक्षा के टिप्स दिए बल्कि जिंदगी जीने के गुर भी सिखाए। पीएम ने कहा स्मार्टली हार्ड वर्क करने पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कौवे और पानी वाली कहानी का उदाहरण भी दिया। आपने कभी घर में अपनी माँ के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो माँ ने सब तैयार करके रख दिया था। लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। दरअसल इस बार 155 देशों के छात्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के ही छात्र थे। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार चर्चा के लिए दोगुने से भी ज्यादा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पीएम से लाखों सवाल पूछे गए थे, लेकिन समय की कमी की वजह से वे कुछ सवालों के ही जवाब दे सके। इनमें से एक सवाल टाइम मैनेजमेंट का था, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने माँ का उदाहरण दिया। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि एक घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। चर्चा भले परीक्षा पर हो रही थी, लेकिन इस चर्चा में एक सवाल सियासत से जुड़ा भी आया। कुछ छात्रों ने पीएम से पूछा कि वो विपक्ष और मीडिया की आलोचनाओं का सामना कैसे करते हैं। इस सवाल पर पीएम पहले हंसे और फिर इस सवाल को आउट ऑफ सिलेबस बताया। हालांकि बाद में उन्होंने आलोचना और आरोप के बीच का अंतर भी समझाया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं
कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। देखिए, आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। यानी सियासत भी इम्तिहान लेती है और इस इम्तिहान से प्रधानमंत्री भी गुजर रहे हैं। हालांकि पीएम को पता है कि इस परीक्षा में पास कैसे होना है। पीएम ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि आलोचक कौन है और टोकने वाले कौन। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है। लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। पीएम मोदी जब सियासत से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने संसद का भी उदाहरण दिया। साफ है कि पीएम का संवाद बच्चों से था और संदेश तमाम लोगों के लिए। इनमें विरोधी भी थे। पीएम ने आलोचना और टोका टोकी के बीच का जो फर्क समझाया है, या कह सकते हैं कि विपक्ष को जो नसीहत दी है, वो बात कहीं न कहीं विपक्ष को चुभी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आ गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने शर्तों के आधार पर आशीष मिश्रा को जमानत दी है। 8 हफ्ते की इस अंतरिम जमानत के दौरान आशीष को 1 हफ्ते के भीतर यूपी को छोड़ना होगा। वो इसके बाद दिल्ली में भी नहीं रह सकता। किसानों पर थार चढ़ाने का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जब लखीमपुर की जिला जेल से बाहर निकला तो हलचल तेज हो गई। चेहरे पर मास्क था, बदन पर सूट। लखीमपुर की जिला जेल के पीछे वाले दरवाजे से जैसे ही आशीष मिश्रा बाहर निकला, सफेद रंग की कार उसका इंतजार कर रही थी। कदम तेजी से कार की तरफ बढ़ रहे थे। न तो बाहर खड़े मीडिया कर्मियों से उसने कोई बात की, न कोई इशारा किया, यहाँ तक कि कैमरे की तरफ देखा तक नहीं। बचने की कोशिश नजर आई। आशीष मिश्रा को अंधेरे में जेल के पीछे के रास्ते से गुपचुप तरीके से निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन मीडिया के कैमरों से वो बच नहीं पाया। जैसे ही वो कार में घुसा, फौरन कार का दरवाजा बंद कर लिया। कैमरे कार के पास पहुंचे तो सफेद तौलिए से आशीष ने चेहरा छिपाने की कोशिश की। आशीष नहीं चाहता था कि उसकी रिहाई के वीडियो मीडिया तक पहुंचे। यही वजह थी कि केंद्रीय मंत्री का बेटा होने के बावजूद उसे रिसीव करने सिर्फ गिनती के लोग ही पहुंचे थे। आशीष अभी इस गाड़ी में बैठ चुके हैं। आशीष इस गाड़ी में बैठकर अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी 31 BN 16 लखीमपुर की जिला जेल के बाहर सुबह से ही मीडिया के कैमरे तैनात थे। हलचल का नजारा था, लेकिन शाम 5 बजे के करीब रिहाई के कागजात जेल भेजे गए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि अब आशीष मिश्रा को कोर्ट की शर्तों का पालन भी करना होगा। अब ये जान लें कि आशीष को किन शर्तों पर जमानत मिली है। आशीष मिश्रा को पासपोर्ट जमा करना होगा, 1 हफ्ते के भीतर यूपी को छोड़ना होगा, जमानत के दौरान दिल्ली में भी नहीं रह सकता है, दिल्ली और यूपी को छोड़कर दूसरे राज्य में रहना होगा। पीड़ितों से आशीष का परिवार कोई संपर्क नहीं करेगा। आशीष और परिवार गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताता रहेगा। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद हंगामे के बीच 9 अक्टूबर 2021 को आशीष को क्राइम ब्रांच के सामने पेशी हुई और देर रात पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। अब आशीष जेल से बाहर है तो सपा ने चुभने वाला हमला करने में जरा भी देर नहीं की। सपा ने ट्वीट किया, किसानों को थार गाड़ी से कुचलकर मारने वाला मंत्री टेनीपुत्र आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर आकर क्या करेगा? गवाहों को धमकाएगा, जांच प्रभावित करेगा।
अय्याशियां और हत्याएं करेगा, किसानों पर जुल्म करेगा। आखिर इसे जमानत मिली ही क्यों, जबकि सारे सबूत खुलेआम इसके खिलाफ हैं। लखीमपुर के विवाद को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लखीमपुर से नवीन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आगरा की एक चुभने वाली खबर की। यहां कल एक धर्मशाला की इमारत के पास नीम की खुदाई की वजह से बड़ा हादसा हुआ। धर्मशाला के जमींदोज होने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। लापरवाही की वजह से हुई इस घटना को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ लोग गुस्से में हैं, लेकिन एडीए के अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के लिए शर्मनाक हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने आरोपी को नोटिस थमाने के बजाय किसी और को ही नोटिस भेज दिया। आगरा में भ्रष्टाचार की नींव पर जो इमारत खड़ी थी वो तो ढह गई, लेकिन इमारत को खड़ा करने वाले कितने गुनहगार हैं इसकी तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। जिस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से एक बच्ची की जान गई, उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार की दोपहर लोग धरने पर बैठ गए। आगरा में मकान हुए थे जमींदोज, लेकिन भ्रष्ट तंत्र को कब मिलेगी डोज? जी हाँ, 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है आगरा में हुए हादसे के बाद, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है कि जो मकान इस हादसे की जद में आए हैं उन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। आगरा में भ्रष्टाचार का मलबा हट रहा तो अधिकारियों की कारगुजारी भी सामने आ रही, क्योंकि आगरा विकास प्राधिकरण ने जल्दबाजी में न सिर्फ गलत व्यक्ति को नोटिस थमा दिया, बल्कि 26 जनवरी को भेजे गए नोटिस में 23 जनवरी की तारीख दिखा दी, यानी बैक डेट से नोटिस को दिखाने की कोशिश की ताकि अपनी गर्दन बचाई जा सके और ये बताया जा सके कि प्रशासन तो पहले से मुस्तैद था। व्यवस्था नहीं करी है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम बार बार जाते हैं, कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हो पाया। और पहले से ही हमने बोला, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो लोग इस हादसे की जद में आए हैं उनको अस्थायी तौर पर रहने ठहरने और उनके जीविकोपार्जन का इंतजाम किया जाए। तो कोई रात में कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके लिए दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको दिखाते हैं, आपको लेके दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भैया 25 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर जो हादसा हुआ वहाँ अब सिर्फ मलबा है, बर्बाद हुए घरों की कहानी है, घरों में बढ़ती हुई दरारें हैं और आगरा विकास प्राधिकरण की अनदेखी की दास्तां है। कुल मिलाकर लापरवाही की वजह से अब हालात ठीक नहीं। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर लेकर तमाम लोग अपने घर से निकल रहे हैं। उसके पीछे की वजह है क्योंकि एक ऐसे सुरक्षित ठिकाने की तलाश में ये लोग निकल रहे हैं जहां जाकर वो पनाह पा सकें, क्योंकि पूरा परिवार कहीं ना कहीं उस खतरे की जद में है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो चूल्हा सिलेंडर लेकर अपने घर से जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि जो मकान गिरे उनके पास धर्मशाला में खुदाई हो रही थी और यही खुदाई एक बच्ची की जान पर भारी पड़ गई। कुछ लोग घायल भी हुए। पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की राशि दी गई। खुद मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे, लेकिन मरहम लगाने से ज्यादा वो पीड़ित परिवार का जख्म कुरेद कर चले गए। अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ, मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। योगेंद्र उपाध्याय लगातार कहते रहे कि इस मामले में सरकार की कोई गलती नहीं। इस बीच एबीपी गंगा के पास एक वीडियो पहुंचा जिसमें दिख रहा है कि रात के वक्त धर्मशाला में जेसीबी से खुदाई होती थी, डंपर के जरिए मिट्टी को बाहर भेजा जाता था। ये सब नियम के खिलाफ हो रहा था और तमाम अफसर सो रहे थे। उन्होंने ये बोला था आपको अगर चेक लेना है तो मत लो। अब मैंने वापस करने का नहीं बोला तो बोले दे दो वापस हमें। हमारी सरकार की हमारी कुछ वो जिम्मेदारी नहीं, फिर आप अपने लेवल से इस तरह से अपने काम करो। क्या लग रहा है आपको मरहम लगाने की जगह धमका रहे थे? अब ये तो भाई मैं तो इस मामले ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मरहम तो अलग चीज़ है। कुल मिलाकर मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर 35 फीट गहरा गड्ढा इलाके के बीचों बीच खोद दिया गया और इसी गड्ढे की वजह से आसपास के 6 मकान ढह गए और एक बच्ची की जान चली गई। हालांकि हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें धर्मशाला का ट्रस्टी राजू मेहरा और बिल्डर हरीश कुमार का नाम भी शामिल है। उक्त मुकदमे में 2 लोग नामजद थे। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है राजू मेहरा, पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ मेहरा। ये
जो धर्मशाला की जो जिस भूमि में खुदाई चल रही थी उसको वो खुदाई एक ट्रस्ट की थी और उस ट्रस्ट के ये मेन मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो हरीश शर्मा पुत्र श्री भगवान शर्मा निवासी लोहा मंडी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नामजद थे। आगरा हादसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा, बिल्डर हरीश कुमार और ठेकेदार राघवेंद्र उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो अधिकारी इस मामले में शामिल थे, जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने सच जानने के बाद भी पूरी घटना पर पर्दा डाले रखने की कोशिश की, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी, ये पूरे आगरा का सवाल है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अब बात जोशीमठ की। उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों ने एनटीपीसी के विरोध में प्रदर्शन किया। जमीन दरकने की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग एनटीपीसी को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का आरोप है कि इसके लिए तपोवन विष्णुगढ़ में बन रहा एनटीपीसी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिम्मेदार है, जिसकी टनल की खुदाई की वजह से जोशीमठ में यह आफत आई है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। इस बीच भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार लोगों की भावनाओं को समझ रही है और पुनर्वास और राहत में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये जोशीमठ को बचाने की लड़ाई है जो पदयात्रा के रूप में सड़कों पर उतर आई है। दहशत के साए में घिरे लोग इकट्ठा हुए और सरकार से मांग हुई कि उनके विस्थापन को लेकर जो नीतियां बनाई जा रही उसे साफ साफ उनके सामने रखा जाए। जोशीमठ ब्लॉक के अलग अलग गांव के लोगों ने एक साथ यहां हुंकार भरी। ग्रामीणों की मांग है कि एनटीपीसी के स्थानीय हाइड्रो प्रोजेक्ट को फौरन बंद करवाया जाना चाहिए। सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे जोशीमठ वालों की सुने और यहाँ के लिए जो वो चाहते हैं उनको वो दे। और शायद जो सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार अभी सिर्फ धन हानि का देख रही है। जब पर एनटीपीसी को और क्या बोलना, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जोशीमठ खतरे में है कि जैसे कि जोशीमठ की जैसे ये जन सैलाब उठा है, इससे विदित होगा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी जनता की मांग सुनेगी। ऐसे हमें आभास भी। पिछले 23 दिनों से जोशीमठ को बचाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। जोशीमठ में लगातार जमीन का धंसाव हो रहा है। प्रशासन की तरफ से अब तक 800 से ज्यादा घरों को सुरक्षित बता दिया गया है। दर्जनों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिला है। हालांकि लोगों का जो आक्रोश है वो पूरी तरह से एनटीपीसी के खिलाफ है। एनटीपीसी गो बैक के नारे लोगों के द्वारा लगाए गए और शासन प्रशासन के खिलाफ भी लोगों की पूरी नाराजगी है। काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जोशीमठ पहुंची थी और जोशीमठ ब्लॉक के अलग अलग गाँव से ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची। शुक्रवार को लगभग पूरा जोशीमठ सड़कों पर था। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एनटीपीसी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया था। हालांकि बाद में इसमें बदलाव हुआ और बाजार में रैली निकाली गई। सारे ग्रामीण 55 ग्राम सभाओं के ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन को मजबूती देने, साथ देने, एकजुटता प्रकट करने के लिए। और जो जोशीमठ की जनता की एक सूत्रीय ये बिल्कुल फर्म मांग है कि एनटीपीसी की परियोजना बंद होनी चाहिए। जोशीमठ में हालात ठीक नहीं और लोगों का ये प्रदर्शन बताता है कि वो अपने भविष्य को महफूज रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। उधर दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रही है, तो भाजपा कहती है कि जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जोशीमठ के मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी आंखें फेरी हुई हैं, राज्य की सरकार ने भी आंखें मूंदी हुई हैं और इन दोनों सरकारों का काम केवल एनटीपीसी को बचाने का है, उसको बचाने में लगे हैं। मतलब सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिसके कारण ये सारी समस्या पैदा हुई वहाँ के लोगों का साफ कहना है और वहाँ के लोगों का नहीं, वैज्ञानिकों का भी कहना है। मैं कह सकता हूँ कि 7 एजेंसियाँ वहाँ सर्वे का काम कर रहे हैं, भारत सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी वैसे तब निर्णय किया जाएगा कि करना क्या है। जोशीमठ में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जोशीमठ आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शासन के आला अफसर शामिल हुए। जोशीमठ में जमीन में दरार और यहां पे भूधसान के पीछे ठोस वजह क्या है, इस पर स्थिति अब तक साफ नहीं। लेकिन बहरहाल बात तो छुपेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।